नमस्कार, मैं रामनिवास सोईवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। देखिए, ये जो चैप्टर है ये 3 मार्क्स का है, यानी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो देखने से पहले एक आग्रह करता हूं मैं आपसे कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई रामनिवास सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी मिल सके। और यदि आपको कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, और ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, इन पर आप सुझाव दे सकते हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था देखिए, ठोस अवस्था स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में जानेंगे। देखो, द्रव्य या इसी को बोलते हैं पदार्थ। हमें पता है द्रव्य या पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और इन्हीं कणों की व्यवस्था के आधार पर द्रव्य या पदार्थ को हम 3 भागों में, मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव्य, और तीसरा है गैस। अब हम इन तीनों के प्रमुख गुणों का अध्ययन करेंगे। पहले बात ठोस की करते हैं। देखो, ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ हैं उनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक, यानी द्रव्य और गैस की तुलना में अधिक होता है। और इसी वजह से ठोस के जो कण हैं, अवयवी कण के रूप में परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है, एकदम प्रबल बंधे होते हैं। इसी आकर्षण बल की वजह से ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, आकृति होती है, निश्चित होती है। नेक्स्ट गुण की बात करें अपन, अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी, देखिए, आकर्षण बल सर्वाधिक है, इसका मतलब अंतरा आणविक दूरी का मान क्या होगा? न्यूनतम। क्या होगा? न्यूनतम, क्योंकि कण मजबूती से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, पास पास रहते हैं, तो अंतरा आणविक दूरी न्यूनतम रहती है। अगले गुण की बात करें अपन ठोस की। ठोस का जो आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित। दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित। यानी अपन कह सकते हैं कि ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अगले गुण की बात करें अपन कि जो ठोस के कण हैं, ठोस के अवयवी कण केवल
कंपन दर्शाते हैं, केवल कंपन दर्शाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि जो ठोस के अवयवी कण हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, यानी वो अपनी स्थिति के सापेक्ष केवल कंपन ही दर्शाते हैं। अगले गुण की बात करें अपन, ठोसों का घनत्व द्रव व गैस की तुलना में अधिक होता है, तुलना में अधिक होता है। देखो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि ठोसों का घनत्व द्रव व गैस की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट गुण की बात करते हैं अपन, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव यानी अपन देखते हैं कि ठोसों पर दाब का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। हमें पता है कि ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अपन कह सकते हैं कि ठोस क्या होते हैं, असंपीडीय। क्या होते हैं, असंपीडीय। तो ये हमने कुछ प्रमुख ठोसों के गुणों का अध्ययन किया। एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, यानी द्रव और गैस की तुलना में सबसे ज़्यादा। फिर अंतरा आणविक दूरी न्यूनतम, भाई आकर्षण बल सर्वाधिक है तो दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। कण एकदम निकटतम व्यवस्था में स्थित होते हैं। आकार व आयतन की बात करें तो दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित। ठोस के अवयवी कण केवल कंपन दर्शाते हैं, यानी इसके जो कण हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, सामान्यतः अपन कह सकते हैं ठोसों का घनत्व द्रव व गैस की तुलना में अधिक होता है। और फिर अंत में हमने बात की दाब का प्रभाव। हमें पता है ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ठोस क्या होते हैं, असंपीडीय, यानी ठोसों को हम दबा नहीं सकते। इसका मतलब ये है। अब हम आते हैं द्रव। देखो द्रव में हम अंतरा आणविक आकर्षण बल की बात करें तो अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान ठोस की तुलना में कम, परंतु गैस की तुलना में अधिक होता है। गैस की तुलना में अधिक होता है। देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि द्रव में जो आकर्षण बल होगा अवयवी कणों के मध्य, वो ठोस से तो क्या रहेगा, कम, और गैस से क्या रहेगा, अधिक। तो अपन कह सकते हैं कि अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान ठोस की तुलना में कम, परंतु गैस की तुलना में अधिक होता है। अगर हम अंतरा आणविक दूरी की बात करें, अंतरा आणविक दूरी, तो दूरी में अपन कह सकते हैं कि ठोस की तुलना में अधिक, परंतु गैस की तुलना में कम। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव के जो अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरी है वो ठोस की तुलना में तो क्या होगी, अधिक, थोड़ी सी अधिक, परंतु गैस की तुलना में क्या होगी, कम। और देखो यही कारण है कि द्रव के जो कण हैं वो उपलब्ध आयतन में गति कर सकते हैं, यानी जितना आयतन है, जितने आयतन में वो उपस्थित हैं उस आयतन में यानी एक सीमा तक वो गति कर सकते हैं। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, यानी जो द्रव पदार्थ होते हैं वो उच्च तल से निम्न तल की ओर स्वतः ही बहते रहते हैं। अगली बात करें अपन आकार व आयतन की, तो देखो द्रवों का आकार तो क्या होता है,
अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यों को हम जिस पात्र में रखते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि द्रव्यों का आकार पात्र पर निर्भर करता है। लेकिन आयतन की बात करें तो द्रव्यों का आयतन क्या होता है? निश्चित। सिंपल है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। उपलब्ध आयतन में गति कर सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि द्रव पदार्थ के जो अवयवी कण हैं वो उपलब्ध आयतन में गति कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दाब का प्रभाव। देखो, ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन द्रव पदार्थ पर दाब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन गैस की तुलना में कम पड़ता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं, द्रव वो क्या होते हैं? समपीडीय। क्या होते हैं? समपीडीय। यानी इनकी जो संपीड़ियता है वो गैसों से कम होती है। यानी सीधा सा मतलब यही है कि दाब का प्रभाव गैस की तुलना में द्रव्यों पर कम पड़ता है। अपन ये नहीं कह सकते कि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन गैस की तुलना में कम पड़ता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट गुण है द्रव्य का कि द्रव्यों में बहने का गुण पाया जाता है। इसका रीज़न क्या बताया मैंने आपको कि द्रव्य के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में क्या होता है? कम, परंतु गैस की तुलना में अधिक, जिसकी वजह से वो उपलब्ध आयतन में बह सकते हैं, यानी उनका प्रवाह हो सकता है। तो ये हमने प्रमुख द्रव्य के गुणों की चर्चा की। एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान ठोस की तुलना में कम, परंतु गैस की तुलना में अधिक। अंतरा आणविक दूरी की बात करें तो ठोस की तुलना में अधिक, परंतु गैस की तुलना में कम। आकार की बात करें तो आकार अनिश्चित। आयतन की बात करें तो आयतन निश्चित। और द्रव्य के जो कण हैं वो उपलब्ध आयतन में गति कर सकते हैं। और द्रव्य क्या होते हैं? संपीडीय, लेकिन इनकी संपीड्यता गैस की तुलना में कम होती है। अब हम बात करते हैं गैस की। देखो, गैस में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। अब देखो, सर्वाधिक का मतलब ठोस और द्रव्य की तुलना में अधिक। तो अपन कह सकते हैं कि अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान न्यूनतम आएगा यहाँ पे, न्यूनतम। अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान न्यूनतम। सर्वाधिक तो ठोस में होता है, फिर थोड़ा कम द्रव्य में, और सबसे कम गैस में। अंतरा आणविक दूरी है उसका मान सर्वाधिक होता है। अंतरा आणविक दूरी का मान सर्वाधिक होता है। देखो, एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान तो न्यूनतम का मतलब ठोस से कम द्रव्य में, द्रव्य से कम गैस में, यानी सबसे कम आकर्षण बल गैसों में पाया जाता है। अब दूरी की बात करें, आपको पता है आकर्षण बल कम हो गया तो अवयवी कण दूर दूर जाएंगे, तो कणों के मध्य दूरी क्या हो गई? सर्वाधिक हो गई। और इसी वजह से गैसों के जो अवयवी कण हैं, गैसों के अवयवी कण वो मुक्त विचरण करते हैं। मुक्त विचरण बोल दो या गति बोल दो, एक ही बात है। मुक्त विचरण या गति करते हैं। जाहिर सी बात है, आकर्षण बल तो क्या है? न्यूनतम। दूरी का मान क्या है? सर्वाधिक। तो गैसों के अवयवी कण क्या करेंगे? मुक्त विचरण करते रहते हैं।
अब हम बात करें आकार व आयतन की, तो गैस का आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित। दोनों ही अनिश्चित होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। और अगर हम दाब के प्रभाव की बात करें तो दाब का प्रभाव सर्वाधिक गैसों पर होता है। तो अपन कह सकते हैं कि दाब का प्रभाव सर्वाधिक, यानी अपन कह सकते हैं कि गैसें क्या होती हैं? समपीड़ीय। क्या होती हैं? समपीड़ीय, यानी गैसों पर दाब का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तीनों के प्रमुख गुणों को। ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान सर्वाधिक, अंतरा आणविक दूरी का मान न्यूनतम, आकार व आयतन निश्चित। ठोस के अवयवी कण केवल कंपन दर्शाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। ठोसों का घनत्व सामान्यतया द्रव व गैस की तुलना में अधिक होता है और दाब का प्रभाव न के बराबर होता है, यानी नगण्य। यानी अपन कह सकते हैं कि ठोस क्या होते हैं? असंपीड़ीय। द्रव्य की बात करें तो अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान ठोस की तुलना में कम परंतु गैस की तुलना में अधिक, और अंतरा आणविक दूरी की बात करें तो ठोस की तुलना में अधिक परंतु गैस की तुलना में कम। द्रव्य के आकार की बात करें तो अनिश्चित, यानी इसका आकार पात्र के आकार पर निर्भर करता है। आयतन की बात करें तो निश्चित, और द्रव्य के कण उपलब्ध आयतन में गति कर सकते हैं, यानी द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। और अगर दाब के प्रभाव की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि द्रवों पर दाब का प्रभाव पड़ता है, यानी द्रव्य क्या होते हैं? संपीड़ीय, लेकिन गैस की तुलना में इनकी जो संपीड़ितता है वो कम होती है। आते हैं गैस के ऊपर। गैसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान न्यूनतम, यानी सबसे कम, ठोस और द्रव्य की तुलना में कम। अंतरा आणविक दूरी की बात करें तो दूरी का मान सर्वाधिक, यानी कण एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं और इसी वजह से गैसों के कण मुक्त विचरण कर सकते हैं। अगर गैस के आकार व आयतन की बात करें तो दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। और अगर दाब के प्रभाव की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी गैसों पर दाब का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने ठोस, द्रव्य और गैस के प्रमुख गुणों का अध्ययन किया। अब हमारा जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। तो अब हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे ठोस अवस्था के बारे में कि ठोसों में आवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, ज्यामिति कैसी होती है और इनके गुण क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की कि हम ठोस को परिभाषित कैसे करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण परबल आकर्षण बल के द्वारा एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, ठोस पदार्थ कहलाता है। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अब देखिए, अवयवी कण का मतलब अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या फिर कोई आयन भी हो सकता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण परबल आकर्षण बल के द्वारा एक निश्चित बोल दो या नियमित बोल दो, एक निश्चित ज्यामिति में जुड़े होते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। देखो, परिभाषा हो गई। वापस से बोल रहा हूं मैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परबल आकर्षण बल के द्वारा
एक निश्चित ज्यामिति में, निश्चित बोल दो या नियमित बोल दो, में जुड़े होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ये तो हुई परिभाषा की बात। अब हम ठोस के गुणधर्मों की बात करें कि गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए, हमने अभी जस्ट तीनों में अलग अलग गुणों के बारे में चर्चा की थी अभी, कि ठोस के गुण क्या होते हैं, द्रव्य के क्या होते हैं, मोटे मोटे तौर पर। अब हम यहाँ पर विस्तार से देखते हैं कि ठोसों के गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए, पहला गुणधर्म, ठोस में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इनमें जो अवयवी कण है, अवयवी कण का मतलब अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा गुण ले रहा हूं मैं, ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। यानी कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है। तीसरे गुणधर्म की बात करूं मैं, ठोस में अंतरा आणविक दूरी का मान, अंतरा आणविक दूरी का मान न्यूनतम होता है। तो जाहिर सी बात है, आकर्षण बल सर्वाधिक है तो दूरी का मान क्या होगा, न्यूनतम ही होगा। कण एकदम निकटतम व्यवस्था में स्थित होते हैं, तो ठोस में अंतरा आणविक दूरी का मान न्यूनतम होता है। अगली बात करूं मैं, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट गुण, ठोस कठोर होते हैं। अगला गुण, ठोस का गलनांक व कवथनांक का मान उच्च होता है, उच्च होता है। अगला गुण, ठोस का घनत्व द्रव्य व गैस की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें, ठोस असंपीडीय होते हैं। क्या होते हैं? असंपीडीय। इसका मतलब ये हुआ कि ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ठोसों के गुणधर्म।
ठोस में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। अब आकर्षण बल सर्वाधिक है तो ठोस में अंतरा आणविक दूरी का मान क्या होगा? न्यूनतम। ठोस का आकार व आयतन निश्चित। ठोस कठोर होते हैं और ठोस का गलनांक व कवतनांक का मान उच्च होता है। ठोस का घनत्व सामान्यतया ठोस का घनत्व द्रव व गैस की तुलना में अधिक होता है और ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अपन कह सकते हैं कि ठोस असंपीड्य होते हैं। तो देखो ये हमने ठोस के गुणधर्मों के बारे में चर्चा की। अब हम ठोस के प्रकार देखते हैं और ये जो प्रकार अपन देख रहे हैं ठोस के, ये देखेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो अपन कह सकते हैं ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उस आधार पर हम ठोसों को प्रमुख रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख सकता हूँ मैं ठोसों के प्रकार, लेकिन याद रखिएगा ये जो डिवाइडेशन है ये किया गया है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हम ठोसों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस यानी हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टेलाइन। क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस और इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड। अब देखो एक तो इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड और एक इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एमोर्फस। एमोर्फस सॉलिड्स। पहला क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। देखो इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं कि इसको एमोर्फस क्यों कहते हैं जब अपन पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। पहले अपन मुख्य मुख्य गुण देखेंगे और फिर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ क्रिस्टलीय ठोसों की। देखो क्रिस्टलीय ठोसों के जो प्रमुख गुण हैं हम उनको जानते हैं पहले कि प्रमुख गुण क्या होते हैं, और फिर हम दोनों में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। देखो क्रिस्टलीय ठोस का पहला गुण, इनमें अवयवी कण एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण हैं, अणु है, परमाणु है, आयन है, वो एक नियमित ज्यामिति में, यानी जो रेगुलर अरेंजमेंट है, या अपन कह सकते हैं कि रेगुलर ज्योमेट्री है, उसमें व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा गुण ले मैं क्रिस्टलीय ठोस का, दूसरा अपन कह सकते हैं कि
इनके गलनांक व क्वथनांक के मान निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि ठोस, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि इनके गलनांक व क्वथनांक के मान निश्चित होते हैं। अगला गुण लेऊं मैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। देखो समझो इसको कि वास्तविक ठोस क्यों कहा हमने, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए हम इनको वास्तविक ठोस कहते हैं। अगला गुण लेऊं मैं 4 नंबर, इनकी जो गलन की उष्मा है, गलन की उष्मा, इनकी गलन की उष्मा निश्चित होती है, निश्चित होती है। अगला गुण लें अपन, देखो अगला गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट, शीतलन वक्र, शीतलन वक्र। देखो इस क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र है वो होता है असतत। कैसा होता है? असतत। ध्यान में रखेंगे आप, कई बार यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र समझाइए, यानी कैसा होता है? असतत। अगला जो गुण आ रहा है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो अगला गुण आ रहा है देशिकता, देशिकता। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में डिटेल से अपन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की चर्चा करने के बाद में अलग से पढ़ेंगे कि देशिकता क्या होती है, यानी विषम देशिकता और समदेशिकता। फिलहाल अपन ये जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता पाई जाती है, विषम देशिकता, विषम देशिकता पाई जाती है, विषम देशिकता पाई जाती है। एक बार वापस अपन देखते हैं, अवयवी कण एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक के मान निश्चित होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं, इनकी गलन की उष्मा निश्चित होती है, इनका जो शीतलन वक्र है वो असतत, और देशिकता यानी विषम देशिकता पाई जाती है। अगला गुण लेऊं मैं, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था, ये व्यवस्था होती है दीर्घपरासी, दीर्घपरासी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण वो एक नियमित संरचना में व्यवस्थित होते हैं, और इनके मध्य परबल क्या पाया जाता है? आकर्षण बल। अब देखो आप, यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे ये दो अवयवी कण हैं, इनके बीच की जो दूरी है और इनके बीच की दूरी, ये सब में क्या होती है? समान होती है। तो अपन कह सकते हैं कि इनकी जो व्यवस्था होती है संरचना, उनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वो क्या होती है? दीर्घपरासी, दीर्घपरासी। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल, तो देखिए NaCl, KCl,
आपका क्वार्ट्ज, इसके अलावा CuSO4, और अपन कह सकते हैं धातुएं, मेटल्स होती हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। तो ये हमने क्रिस्टलीय ठोस के गुणों के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। देखते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों के कौन कौन से गुण होते हैं। तो अब हम सेकंड ले रहे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, या तो बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या इन्हीं को बोलते हैं एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड्स। पहले ये देखते हैं कि इनको एमोर्फस क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ से कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमोर्फस सॉलिड किसे कहते हैं, या फिर अक्रिस्टलीय ठोसों को एमोर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं। तो पहले इसके बारे में अपन जानते हैं। देखो ये जो शब्द है एमोर्फस, एमोर्फस, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है आकृति न होना, आकृति न होना। अब देखो हिंदी में इसका अर्थ है आकृति न होना, यानी इस वर्ड में इसका अर्थ छुपा हुआ है एमोर्फस, यानी आकृति न होना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई नियमित आकृति नहीं होती है, इसलिए हम इनको एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं, या फिर क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखते हैं इनके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। देखो पहला गुण ले रहा हूं मैं, इनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, नहीं होती है। देखो इनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, यानी अपन कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। दूसरा गुण ले मैं, देखो हमने क्रिस्टलीय में क्या कहा था कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, आभासी ठोस, आभासी ठोस। अब देखो इनको आभासी ठोस भी कहते हैं, और एक जो वर्ड आ रहा है इनके लिए वो आ रहा है अतिशीतित द्रव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अतिशीतित द्रव्य, यानी इनको बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। अब देखो इसको समझो आप, मोस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि अतिशीतित द्रव्य किसे कहते हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव्य माना जाता है क्यों। तो अब समझिए, देखो अभी हमने क्या कहा कि इनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, यानी इनमें अवयवी कण बिखरे हुए रहते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं द्रवों की भांति, द्रवों की भांति अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब देखो सीधा सा मतलब ये है, अगर अवयवी कण द्रवों की भांति व्यवस्थित हैं तो हमें पता है द्रवों का अभी हमने अध्ययन किया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं
कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था द्रवों की भांति है, तो जाहिर सी बात है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण पाया जाएगा, बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन इनका जो बहने का गुण है वो धीमा होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि धीमी प्रवृत्ति, बहने की धीमी प्रवृत्ति, हम इसको आंशिक भी बोल सकते हैं कि आंशिक बहने का गुण पाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द्रवों को क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव माना जाता है, क्यों? तो अपन एक लाइन में आंसर दे देंगे इसका। क्या कहेंगे कि द्रवों में आंशिक बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अक्रिस्टलीय ठोसों में आंशिक बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पुरानी इमारतें होती हैं, पुरानी इमारतें या अपन कह सकते हैं बिल्डिंग, कई सैकड़ों वर्षों पुरानी, उनमें जो खिड़कियों के जो कांच हैं, वो कांच लगे होते हैं ना, वो कांच नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले। तो उसका रीज़न यही है। क्यों? क्योंकि जो कांच है वो क्या होता है, हमें पता है कांच क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस है तो इसका मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, आंशिक बहने का गुण, आंशिक बहने का गुण। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पुरानी इमारतें हैं उनमें खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं वो नीचे से मोटे और ऊपर से पतले हो जाते हैं। अगले गुण की बात करें अपन, अगला गुण ले रहा हूं मैं शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, देखो हमने क्रिस्टलीय ठोस में क्या कहा था कि क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र होता है सतत, कंटिन्यूअस, सतत। यानी ये एक ताप की प्रास में पिघलते हैं, इसका मतलब ये है ताप की एक प्रास में पिघलते हैं। चौथा गुण ले मैं देशिकता। देशिकता की बात करें अपन, देखो क्रिस्टलीय में हमने क्या कहा था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम देशिक, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदेशिक। क्या होते हैं? समदेशिक। नेक्स्ट गुण की बात करें अपन, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, इनमें अवयवी कण, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होगी, लघु परासी। कैसी होगी? लघु परासी। यानी इनमें कोई नियमित संरचना नहीं पाई जाती है। द्रवों की भांति कण क्या होते हैं, अव्यवस्थित, बिखरे हुए रहते हैं। उस व्यवस्था को हम कहते हैं लघु परासी व्यवस्था। अगली बात करूं मैं, देखो अपन कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम ताप देंगे, यानी इनको गर्म करेंगे, तो ये ताप देने पर नरम हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? नरम। नरम होकर पिघलने लग जाते हैं, पिघलने, और पिघल कर ये क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ से एक क्वेश्चन, अच्छा हमने अक्रिस्टलीय ठोस लिया, ताप दिया, नरम होकर पिघल गया, और पिघल कर किस में पहुँच गया, क्रिस्टलीय ठोस में। यानी इसका मतलब अब इसमें दूधियापन आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, दूधियापन। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो प्राचीन सभ्यता की इमारतें होती हैं उनमें जो प्राचीन सभ्यता के जो बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन, उनमें दूधियापन क्यों आता है, दूधियापन। तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों को ताप देंगे, ताप पर वो नरम हो जाएंगे, नरम होकर वो पिघल जाएंगे और पिघल कर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि वो क्रिस्टलीय ठोस में चेंज हो जाएंगी और इसी वजह से क्या आ जाएगा, दूधियापन। तो अपन कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता के जो कांच के बर्तन हैं उनमें दूधियापन आ जाता है। उसका रीज़न यही है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कांच, कांच क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक। एक अपन इसमें ले सकते हैं नारियल का तेल। नारियल का तेल भी क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। सर्दियों में नारियल का तेल यानी अपन कह सकते हैं जम जाता है, तो उसमें जो अवयवी कण हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस की जैसे व्यवस्थित हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं नारियल का तेल, प्लास्टिक, कांच, ये सारे के अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। एक बार अपन वापस से रिपीट कर रहे हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, इनको बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब मैंने क्या बताया आपको, आकृति न होना, यानी अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई आकृति नहीं होती है। इनको आभासी ठोस कहते हैं। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है, यानी ये निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं। इनका जो शीतलन वक्र है वो होता है सतत, ये समदेशिक होते हैं। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु प्रासी होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों को ताप देते हैं तो ये नरम होकर पिघलने लग जाते हैं और क्रिस्टलीय रूप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें दूधियापन आ जाता है। याद रखेंगे आप इसको, दूधियापन को, कि प्राचीन सभ्यता के कांच के बर्तन दूधियापन या उनमें दूधियापन क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण ये है, कांच है, प्लास्टिक है, नारियल का तेल है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने अलग अलग स्टडी कर ली क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की। अब हम एक बार इनका तुलनात्मक अध्ययन और कर लेते हैं, मोटे मोटे तौर पर तुलनात्मक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन क्या अंतर वाला क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाता है कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताइए। और अंतर हम यहाँ देखेंगे गुणों को लेकर, अलग अलग गुणों को लेकर। तो देखिए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं गुण और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। देखते हैं गुणों को लेते हुए हम रिवाइज कर रहे हैं। पहला गुण ले रहा हूं मैं आकार, क्या कह सकते हैं, नियमित या निश्चित। इसकी बात करूं तो अनियमित, अनियमित, यानी अपन कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का आकार क्या होता है, नियमित, और इनका अनियमित। दूसरा गुण अवयवी कणों का क्रम बोल दो या व्यवस्था बोल दो, एक ही बात है, अवयवी कणों का क्रम। इनमें कैसा था, दीर्घ परासी, कैसा था, दीर्घ परासी, और इनमें कैसा था, लघु परासी, लघु परासी। अगला ले मैं तीसरा प्रकृति। देखो प्रकृति, अपन प्रकृति में क्या कर सकते हैं, ये क्या थे, वास्तविक ठोस, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं वास्तविक। और ये क्या थे, आभासी, आभासी या फिर अतिशितित द्रव्य। अगला ले मैं गलनांक निश्चित और इनका अनिश्चित। अगली बात करूं मैं 5 नंबर शीतलन वक्र,
शीतलन वक्र कैसा था, असतत, और इसका सतत। अगली बात करूं मैं 6 नंबर, आकार हो गया, अवयवी कणों का क्रम हो गया, प्रकृति हो गई, गलनांक हो गया, शीतलन वक्र हो गया, देशिकता। देशिकता की बात करते हैं। देशिकता देखो, देशिकता अच्छा गुण है। क्या होते हैं, विषम देशिक, विषम देशिक, और ये समदेशिक। देखो इन दोनों गुणों को हम अलग से भी पढ़ेंगे कि विषम देशिक क्या होते हैं और समदेशिक क्या होते हैं। अगला जो आ रहा है विदलन गुण, ये भी वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदलन गुण। देखो इसका मतलब क्या, पहले मतलब समझो आप। यदि हम क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो यह 2 भागों में बढ़ जाएगा, और दोनों जो भाग होंगे वो नियमित सतह, यानी अपन कह सकते हैं कि चिकनी व नियमित सतह वाले टुकड़ों में बंट जाता है, बंट जाता है। यानी हम क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो एक कट जाएगा, और जो टुकड़े बनेंगे ना उनकी सतह कैसी होगी, ये ध्यान रखो आप, चिकनी और नियमित, चिकनी व नियमित सतह युक्त। अब देखो इसकी बात करें अपन कि इनमें विदलन गुण पाया जाता है या नहीं, तो अपन जनरली ये बोलते हैं कि इनमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। यानी अगर मान लो हमने इसको तेज धार वाले औजार से काट भी दिया तो जो टुकड़े होंगे ना उनकी सतह क्या होगी, खुरदरी, क्या होगी, खुरदरी। तो अपन कह सकते हैं खुरदरी व अनियमित, खुरदरी व अनियमित सतह वाले टुकड़ों में बंट जाता है, बंट जाता है। बस आप इसको याद रखो कि इनमें खुरदरी व अनियमित सतह, इसमें चिकनी व नियमित सतह। एक लास्ट में अपन गलन की उष्मा और देख लेते हैं। गलन की उष्मा, देखो इनकी गलन की उष्मा क्या होती है, निश्चित, और इनकी क्या होती है, अनिश्चित, अनिश्चित। देखते हैं हम एक बार वापस। आकार क्रिस्टलीय ठोस का नियमित, अक्रिस्टलीय का अनियमित। अवयवी कणों का जो क्रम है या व्यवस्था, जिसको हम कह सकते हैं अवयवी कणों का क्रम, इनमें दीर्घपरासी, इनमें लघुपरासी। प्रकृति की बात करें तो ये वास्तविक ठोस, ये आभासी ठोस। गलनांक की बात करें, इनका निश्चित, इनका अनिश्चित। शीतलन वक्र की बात करें, इनका असतत, इनका सतत। देशिकता की बात करें, ये विषम देशिक और ये समदेशिक। दोनों गुणों को हम अलग से पढ़ेंगे। विदलन गुण, इनको तेज धार वाले औजार से काटने पर ये चिकनी व नियमित सतह वाले टुकड़ों में बटे जाते हैं, और ये क्या बटेंगे, खुरदरी व अनियमित सतह वाले टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। गलन की उष्मा निश्चित और इनकी अनिश्चित। अब देखो अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आए कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, तो आप यहाँ से अंतर आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमने आज की इस वीडियो में द्रव्य के जो प्रमुख प्रकार हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, उनके मोटे तौर पर गुणों का अध्ययन किया। उसके बाद में हम क्रिस्टलीय ठोस के गुणधर्मों के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा और क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकार है, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इनका हम अलग अलग अध्ययन भी किया और तुलनात्मक अध्ययन भी किया। अब देखो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे समदेशिकता और विषमदेशिकता। क्रिस्टलीय ठोस में तो क्या पाई जाती है, विषमदेशिकता, और अक्रिस्टलीय में पाई जाती है समदेशिकता। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप जो अन्य आपके साथी हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा मैं अंत में आपको, मेरे साथ आप लगातार बने रहिए और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए,
ताकि आपको मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। ओके, धन्यवाद।